हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ थॉमस एक्विनास। सो पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ थॉमस एक्विनास जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ द स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लॉज। जो नेचुरल लॉज की थ्योरी दी है थॉमस एक्विनास ने, वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है थॉमस एक्विनास का, जो पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है, थॉमस एक्विनास का जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे थॉमस एक्विनास का, जैसा कि हम हर एक थिंकर को पढ़ने से पहले करते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी थिंकर को समझना है तो आपको उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि वो कहाँ पर जन्म लिया, उस टाइम पे उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, वो समाज का इंस्टीट्यूशंस क्या थे, स्ट्रक्चर्स क्या थे। क्योंकि जो सोशल कंटेक्स्ट होता है वो, या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, आइडियाज़ को शेप करता है। ये हमने प्लेटो को भी देखा, अरिस्टोटल को भी देखा, सोक्रेट को देखा, हमने मैकियावेली को देखा। तो वही हम थॉमस एक्विनास का भी थोड़ा सा ब्रीफ बायोग्राफी डिस्कस कर लेते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो जो थॉमस एक्विनास है वो नेपल्स के एक छोटे से शहर में उनका जन्म होता है, और वो एरिस्टोक्रेटिक इटालियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक ठीक ठाक वेल्दी फैमिली थी, रेपुटेशन था, स्टेटस था। तो बेसिकली ही वॉज विलिंग टू ज्वाइन द डोमिनिकन ऑर्डर। डोमिनिकन ऑर्डर इटली में जो था वो एक तरीके से मॉन्क सिस्टम था। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो साधु संत होते हैं, तो वो रिलीजियस लीडर्स हो गए। तो उसी तरीके से डोमिनिकन ऑर्डर था क्रिश्चियनिटी में। सो डोमिनिकन ऑर्डर क्या था? एक मॉन्क सिस्टम था क्रिश्चियनिटी का, जिसको ज्वाइन करने की इच्छा रखते थे थॉमस एक्विनास। बट ऑब्वियस है, फैमिली तो कभी हैप्पीली अलाउ नहीं करेगी इस चीज़ को। सब चाहेंगे कि ना उसका बेटा या बेटी अच्छी सी एजुकेशन ले, अच्छा सा कैरियर बनाए, देन फैमिली सेटल करे। तो किसी को उनकी फैमिली में ये पसंद नहीं आया। फिर डिफरेंट तरीके की उनकी फैमिली ने तरीके अपनाए, ताकि जो थॉमस एक्विनास हैं उनको इस ट्रैक से भटकाया जा सके। सॉरी गाइस, आज थोड़ी मेरे इससे ना हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना। तो डोमिनिकन ऑर्डर ज्वाइन करने की जो विश थी, डिज़ायर थी थॉमस एक्विनास की, उनकी फैमिली ने हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं किया और डिफरेंट तरीके अपनाए जिससे कि वो इससे बाहर आ जाए। लेकिन एनी हाउ एज ऑफ 19 थॉमस एक्विनास ने जो डोमिनिकन ऑर्डर है उसे ज्वाइन किया। और मेन जो पर्पस था, थॉमस एक्विनास ने क्या किया, रिकॉन्साइल किया ह्यूमन बेस्ड अप्रोच को टू अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन रेवलेशन। तो मेडिवल टाइम पे आपको पता है कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल था। तो जो थॉमस एक्विनास क्यों इतने पॉपुलर है, क्यों मतलब हम इन्हें एक पॉलिटिकल थॉट पे पढ़ते हैं, तो जो 13th सेंचुरी थी, जिस टाइम पीरियड से थॉमस एक्विनास बिलोंग करते थे, तो वेस्टर्न यूरोप में जो 13th सेंचुरी थी, इट वॉज द गोल्डन एज कही जाती है वेस्टर्न मेडिवल फिलोसफी की। और इस टाइम कैथोलिसिज्म जो था इमर्ज हो रहा था एज अ यूनिवर्सल रिलीजन इन वेस्टर्न यूरोप। तो भाई अच्छा खासा चल रहा था। बट इवेंचुअली क्या हुआ, एरिस्टोटल्स की जो पॉलिटिक्स थी वो री इमर्ज हुई ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। एंड आपको पता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल में ऐसा कोई डिवाइन कंसेप्ट नहीं था, रिलीजन का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। तो कुल मिलाकर ये जो दो ट्रेडिशन इस टाइम पॉपुलर हुए थे, एक तो ऑलरेडी ऑगस्टाइन का जो रिलीजियस आइडियाज थे वो पॉपुलर थे ही, उस समय रिलीजन का काफ़ी बोला बाला था। तो रिलीजियस आइडियाज जैसे ऑगस्टाइन कहते थे कि जो ह्यूमन बीइंग है ये बॉर्न हुए हैं क्योंकि इन्होंने ओरिजिनल सिन किया है, मतलब पापी है। ह्यूमन बीइंग जो है दे क्या है, इन्होंने सिन कमिट किया है, दे आर पापी, और इसकी वजह से ह्यूमैनिटी को सेपरेट कर दिया गया है गॉड से। तो अगर हमें इस ह्यूमैनिटी से, मानव जाति से मुक्ति पानी है और फिर से गॉड के किंगडम को ज्वाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा, सॉल्वेशन चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, मुक्ति चाहिए होगी।
और वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ रिलीजन। कुछ प्रैक्टिसेस होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये रिलीजियस आइडिया का ट्रेडिशन पॉपुलर था। ओके, इस समय जब री इमर्ज होता है एरिस्टोटल की पॉलिटिकल थॉट, जो एरिस्टोटल बात करते थे टेलियोलॉजिकल व्यू पे। अब टेलियोलॉजिकल ट्रेडिशन था जो ये बात करता है कि जो ह्यूमन बीइंग के एक्शंस है ना, वो कोई एक गोल की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, गोल और या पर्पस। तो वो गोल या पर्पस ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है? हैप्पी लाइफ, एक फुलफिल्ड लाइफ, जिसके लिए ह्यूमन बीइंग एक्शंस लेते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्शन लेता है, जो भी काम करेगा, उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? एक हैप्पी लाइफ को परस्यू करना। सो इन दोनों ट्रेडिशन में कुछ शार्प डिफरेंसेस थे। तो प्रॉब्लम इस समय आ रही थी जो फिलोसोफर थे उनके बीच में कि ये दो डिफरेंट ट्रेडिशन को कैसे रिकॉन्साइल किया जाए, कैसे जो ये दो डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं जिनमें शार्प डिफरेंसेस हैं, इनको एकोमोडेट कैसे किया जाए, एक साथ रिकॉन्साइल कैसे किया जाए। ओके, तो यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस में चैम्पियन बनते हैं आपके थॉमस एक्विनास। और थॉमस एक्विनास सबसे सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं और इसीलिए पॉपुलर हैं क्योंकि सक्सेसफुली इन्होंने रिकॉन्साइल किया है दोनों ट्रेडिशन को। गॉट इट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो थॉमस एक्विनास हैं, इन्होंने रिकॉन्साइल किया है ह्यूमन बेस्ड अप्रोच, जिसमें रीज़न को भी ये प्राथमिकता देंगे, हर चीज़ डिवाइन नहीं होती है, रीज़न को भी प्राथमिकता देंगे, रेशनैलिटी को भी, टू अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन रिवोल्यूशन। और ये बिलीव करते हैं कि ऑल द हायर नॉलेज कम फ्रॉम द गॉड, लेकिन ह्यूमन बीइंग रीज़न का, रेशनैलिटी का यूज़ करके एक्सप्लोर कर सकता है जो भी इंट्रिकेट साइंसेस हैं, जो भी डिवाइन जो आइडियाज़ हैं। गेटिंग इट। तो अगर हमें डिवाइन या ह्यूमन सोल की इंफॉर्मेशन को अनकवर करना है तो हमें रीज़न का यूज़ करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो थॉमस एक्विनास है उनके जो रिलीजियस बिलीफ से इन्फ्लुएंस होते हैं, देन नेचुरल लॉ के कंसेप्ट से, रेशनैलिटी से, और इस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ दिया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, इनफ है थॉमस एक्विनास के बारे में समझने के लिए। ओके, अब मैं सीधे डायरेक्ट आपको ले चलती हूँ कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ पे, कि थॉमस एक्विनास की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ है, दैट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ हिज फिलॉसफी, एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, दिस इज़ द आइडिया जिसकी वजह से थॉमस एक्विनास सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्योंकि हमने देख ही लिया कि किस तरीके से दो डिफरेंट ट्रेडिशन थे, उनको रिकॉन्साइल करना था। तो इस पूरी प्रोसेस में जो थॉमस एक्विनास हैं उन्होंने जो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ दिया, और ये थॉमस एक्विनास की पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड थॉट का सेंट्रल पार्ट बना। सो एक्विनास कहते हैं कि जो ये नेचुरल लॉज है ना, दे आर द सेट ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। व्हाट आर द नेचुरल लॉ? पहला क्वेश्चन आता है भाई, एक्विनास महोदय ये बताइए कि व्हाट आर द नेचुरल लॉज। ओके, तो थॉमस एक्विनास महोदय कहते हैं कि जो नेचुरल लॉज हैं, दीज आर द सेट ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स, राइट। जो नेचुरल लॉज हैं ये यूनिवर्सल भी हैं, मतलब सभी जगह अप्लाई होते हैं, पूरी ह्यूमन रेस पे या पूरे यूनिवर्स पे। एंड दीज आर द मोरल प्रिंसिपल ऑल्सो, दे आर प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, और ह्यूमन रीजन जो रेशनैलिटी है उसका यूज़ करके हम इन्हें समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि यहाँ पे डिवाइन गॉड आएगा, वो मैसेज देगा, एक अपना मैसेंजर भेजेगा या मैसेज देगा और हम उसे सुन के करेंगे, नहीं। हम जो रेशनैलिटी है, ह्यूमन रीज़न है, हमारी जो सोच और समझ है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका यूज़ करके सॉरी गाइस, हम इस नेचुरल वर्ल्ड के नेचुरल लॉज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फर्दर, एक्विनास महोदय नेचुरल लॉ के बारे में कहते हैं कि दे आर द फाउंडेशन ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर। जो नेचुरल लॉज हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये नींव रखते हैं जो ह्यूमन बीइंग है उसके मोरल एंड एथिकल बिहेवियर को।
ओके। एंड इस तरीके से ये बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर, एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर दैट इज अ जस्ट एंड फेयर इन नेचर। और इसके लिए ये नेचुरल लॉज बहुत ज़रूरी हैं। तो हमने ये समझ लिया कि व्हाट आर द नेचुरल लॉज। तो नेचुरल लॉज सेट ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। एंड वाई नेचुरल लॉज आर इम्पॉर्टेंट ये भी हमने समझ लिया कि ये मोरल एंड एथिकल बिहेवियर को फाउंडेशन रखते हैं और पॉलिटिकल ऑर्डर का क्रिएशन करते हैं। इसके साथ ही नेचुरल जो लॉज हैं दैट वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, राइट, क्या गुड है, क्या बैड है। एंड ओवरऑल यू कैन से दैट कि दीज नेचुरल जो लॉज हैं ये प्रमोट करते हैं कॉमन गुड को। तो अभी आपको नेचुरल लॉ में दो डायमेंशन समझ में आ गई होगी कि व्हाट वाला डायमेंशन कि व्हाट इज नेचुरल लॉ एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये वाला कंसेप्ट। दो पर्सपेक्टिव आपको यहाँ इस वाले स्लाइड से समझ में आ गए होंगे। तो अभी फर्दर चलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एक्विनास महोदय फर्दर कहते हैं कि जो नेचुरल लॉज हैं, तो हमने ये देखा ना कि कितने इम्पोर्टेंट है एक जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने के लिए या ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्यों है ऐसा? तो उसके पीछे लॉजिक देते हैं एक्विनास महोदय, क्योंकि नेचुरल लॉज आर रूटेड इन द नेचर ऑफ गॉड। और नेचर ऑफ गॉड तो आपको पता ही है कि अच्छा ही होगा, गुड होगा ना। And it is accessible to all people regardless of the cultural and religious background. And this is the reason कहते हैं ना कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, राइट। तो जो ये नेचुरल लॉज है ना, जो रूटेड है नेचर ऑफ द गॉड में, ये सभी लोगों को एक्सेसिबल है। वो चाहे किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड के हों, किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड के हों, सभी को एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रीज़न है ना, रेशनैलिटी है, सोचने समझने की शक्ति है ना ह्यूमन बीइंग के पास। और जब रीज़न है तो उसके आधार पर तो हम ये जो नेचुरल लॉ है सभी को एक्सेसिबल है। अपने रीज़न का यूज़ करके आप डिकोड करो नेचुरल लॉज को, जो नेचर ऑफ द गॉड से इंटरलिंक्ड है। तो नेचुरल लॉज फर्दर एक्विनास महोदय कहते हैं कि दीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ गॉड विल्स। सो नेचुरल लॉज गॉड की विल को रिफ्लेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। ये एक माध्यम है टू अटेन द क्लोजर रिलेशनशिप विद द गॉड। अगर गॉड के साथ एक क्लोजर रिलेशनशिप रखनी है तो उसके लिए नेचुरल लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल लॉ की समझ से ही आप गॉड के क्लोज में पहुंच सकते हो। तो देख रहे हो ना किस तरीके से जो डिवाइन एस्पेक्ट था, जो रिलीजियस एस्पेक्ट था, राइट, उसको रिकॉन्साइल किया है रेशनैलिटी के साथ में, रीजन के साथ में, जो एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो इस तरीके से एक्विनास कहते हैं कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ द लॉज। जो ये लॉ है ना, जो गॉड की विल का रिफ्लेक्शन है, इसके 4 लेवल हैं, ओके। और ये 4 लेवल डिपेंड करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजन। भाई जो 4 लेवल ऑफ द लॉज है ना, ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे हैं। देखो अब आएगा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, जहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन चारों लॉ के डिफ्रेंशिएशन में, कि इनमें अंतर क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, हम इसको ज़बरदस्ती का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है नहीं है एक्चुअली में। बहुत सिंपल सा कारण है, जो 4 डिफरेंट लॉज हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो द लेवल ऑफ रीज़न इन्वॉल्व इन दीज लॉज। सो लेवल ऑफ रीज़न मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कितनी इन्वॉल्व है या रीज़न कितना इन्वॉल्व है, इसके आधार पर ये एक दूसरे से अलग है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो 4 लॉ क्या हैं जो एक्विनास महोदय यहाँ पर दे रहे हैं अपनी थ्योरी में। इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। और ये 4 का कैटेगराइजेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ जो रीज़न इन्वॉल्व है, किसमें कितना रीज़न इन्वॉल्व है। तो जो एक्विनास महोदय हैं वो कहते हैं कि इटर्नल लॉ पे इस पे सबसे कम आपका रीज़न इन्वॉल्व है, क्योंकि ये गॉड का एकदम है। इटर्नल लॉ कौन जान रहा है? गॉड, एकदम गॉड के इक्विवेलेंट हो गया। देन डिवाइन लॉ, इसमें थोड़ा सा रीज़न इन्वॉल्व है। नेचुरल लॉ में उससे ज़्यादा रीज़न इन्वॉल्व है और ह्यूमन लॉ तो पूरा ही रीज़न पे बेस्ड है।
तो ये जो रीज़न का इन्वॉल्वमेंट है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। गॉट इट? इतना समझ में आया? तो अब एक वन बाय वन हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इटर्नल लॉ। पहला आपका समझते हैं कि व्हाट इज इटर्नल लॉ। तो जो इटर्नल लॉ है, दिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है अमंग दी ऑल दीज फोर। मोस्ट हाईएस्ट पोजीशन मिली है इटर्नल लॉ को, मतलब सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेट हो रहा है पूरे यूनिवर्स एज अ होल। जैसे ह्यूमन लॉ है तो वो अलग अलग होगा ना। इंडिया में जो जैसे हमने जो कंट्री डिवीजन किया है, तो जहाँ जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन अलग था, चाइनीज सिविलाइजेशन अलग थी, जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी वो अलग थी। तो इस तरीके से जो सिविलाइजेशन है वो अपनी अपनी सोसाइटी के आधार पर लोगों ने लॉ बनाए हैं। तो ये तो यूनिवर्स लेवल पे नहीं हुआ ना। तो जो इटर्नल लॉ है, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द लॉ। क्यों? क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में एज अ होल ऑपरेट हो रहे हैं। एंड दिस इज द डिवाइन प्लान एंड गवर्नेंस ऑफ द यूनिवर्स दैट इज नोन ओनली टू गॉड। और ये वाला सिर्फ किसे पता है? गॉड को पता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रीजन का तो कोई रोल नहीं है ना इटर्नल लॉ पे। पूरा यूनिवर्स चल रहा है, इटर्नल लॉ से ऑपरेट हो रहा है। तो ये डिवाइन प्लान एंड गवर्नेंस है। ओनली ये कहते हैं कि हु नोज? ओनली गॉड नोज दिस। And this is the ultimate source of all natural laws and guide all creations. तो हाईएस्ट सुपीरियर लॉ हो गया आपका इटर्नल लॉ। नेक्स्ट आता है डिवाइन लॉ। तो डिवाइन लॉ क्या है? स्पेशल कैटेगरी ऑफ इटर्नल लॉ है। ये भी बिलोंग करता है इटर्नल लॉ से, लेकिन स्पेशल कैटेगरी हो गई, तो उससे नीचे लेवल पे आ गया ये। तो यहाँ पे जो डिवाइन लॉ है, दैट इज रिवेल्ड द वर्ड ऑफ गॉड इन द स्क्रिप्चर्स। तो जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, जो धर्म ग्रंथ हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या किया है? गॉड ने अपने वर्ड को थोड़ा बहुत रिवील किया है, और इसको जो हमारे मॉन्क एंड ऑल थे ना, उसको वहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब स्क्रिप्चर्स पे कुछ चीज़ मेंशन है, तो थोड़ा बहुत तो रीज़न इन्वॉल्व करके आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडिया की बात करें तो गीता हो गया, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, दीज आर द स्क्रिप्चर्स ना। और आप इन्हें पढ़कर समझ करके थोड़ा बहुत तो कर सकते हो ना कि कैसे ऑपरेट होता था, आइडियाज़ क्या थे। तो डिवाइन लॉ क्या हो गया? स्पेशल कैटेगरी ऑफ इटर्नल लॉ है, जिसमें जो स्क्रिप्चर्स के थ्रू गॉड थोड़ा बहुत अपने वर्ड को रिवील करते हैं, और ह्यूमन बीइंग अपनी रैशनैलिटी का यूज़ करके थोड़ा बहुत डिकोड कर सकते हैं। गेटिंग इट? नेक्स्ट उससे नीचे लेवल का आता है नेचुरल लॉ। अब नेचुरल लॉ क्या है? तो एक्विनास महोदय कहते हैं कि दिस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द रेशनल क्रिएचर। अब यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, जो रेशनल क्रिएचर है, उसका पार्टिसिपेशन शुरू होता है इन द इटर्नल लॉ। सो वो इटर्नल लॉ जिसमें रेशनल क्रिएचर का पार्टिसिपेशन होता है जानने के लिए, समझने के लिए। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट इटर्नल लॉ जो जाना जा सकता है, समझा जा सकता है ह्यूमन रीजन का यूज़ करके। एंड दिस नेचुरल लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन मोरालिटी एंड द गाइडेंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, तो ये हम कैसे जानते हैं? ह्यूमन बीइंग का रीज़न यूज़ करके, और इसके आधार पर हमारा जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो गाइड होता है। तो इसको इसको मतलब कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल एक्ट है, तो ऐसा फॉर एग्जांपल पहले तो कोई ऐसा लॉ सिस्टम नहीं बना होगा, फॉर एग्जांपल जब सोसाइटी और स्टेट नहीं होगा उस टाइम पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर, तो कहीं लिखा, पहले तो नहीं लिखा था ना कि मर्डर क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है और ये गलत है, रॉन्ग है, एथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट है। ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग थी ना, ह्यूमन रीजन था जिसने इस चीज़ को समझा कि ये क्रिमिनल एक्ट है मर्डर, और ये अगेंस्ट द एथिकल बिहेवियर है, तो ये गलत है।
तो आपने देखा कि इस लॉ पे कैसे रेशनल क्रिएचर पार्टिसिपेट किया, इसको समझा, जाना और एक व्यवहार को गाइड करने के लिए ऐसा बनाया सिस्टम। तो अगर ये ह्यूमन बिहेवियर एथिकल बिहेवियर के अगेंस्ट में है तो ये गलत होगा, तो लोग करेंगे नहीं। तो फाउंडेशन रखी नहीं कि इसने फाउंडेशन रखी ना कि ह्यूमन मोरालिटी कैसे काम करेगी। और यही नेक्स्ट ह्यूमन लॉ आता है, ये और नीचे लेवल का हो गया। अब जब यही क्रिमिनल एक्ट को कोड कर दिया जाता है, एक पूरा लॉ सिस्टम बना दिया गया, एक कहीं पे रिटन फॉर्म में हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, इनैक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग टू रेगुलेट एंड गवर्न द सोसाइटी। नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ पे यही डिफरेंस है कि ये इनैक्टेड नहीं है, नेचुरल लॉ कहीं लिखा नहीं गया, इनैक्टेड नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग और रेशनैलिटी पे बेस्ड है। जबकि ह्यूमन लॉ क्या है, इनैक्टेड है, मतलब ह्यूमन लॉ ने कोई लॉ ऐसा बनाया है जो रेगुलेट कर रहा है, गवर्न कर रहा है सोसाइटी को। और ओवरऑल रीजन इसका क्या है, मतलब एम क्या है, कॉमन गुड को प्रमोट करना, ताकि जो लोग हैं वो पीस और हार्मनी में रह सके और अब सोसाइटी की जो कंडीशन है उसको मेंटेन रखें। तो ह्यूमन लॉ डिपेंड करेगा अर्थली कंडीशंस में, मतलब पृथ्वी की जो कंडीशंस रहेंगी, समाज की जो कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशंस रहेंगी, उसके आधार पर ये कोड कर दिए जाएंगे लॉज। सो आई होप कि आपको ये जो 4 क्लासिफिकेशन है एक्विनास महोदय के, ये समझ में आए होंगे और आप इसे लिख सकते हो। देखो, समझना भी ज़रूरी है और एट द सेम टाइम ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप इसे एग्ज़ाम में लिख पाएँ। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इजी तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। मैंने कोशिश की है इसे कि आप चारों में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। जब डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना, तभी तो आंसर लिख पाएंगे ना। तो लेवल ऑफ ह्यूमन रीजन या रेशनैलिटी जितनी इन्वॉल्व है, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे टॉप लेवल पे है इटर्नल लॉ, जिसमें सिर्फ वो जो गॉड को पता है। डिवाइन लॉ थोड़ा बहुत हम स्क्रिप्चर्स के आधार पर जान सकते हैं गॉड के आइडिया। नेचुरल लॉ जो ह्यूमन रेशनैलिटी का पार्टिसिपेशन के आधार पर है। ह्यूमन लॉ जो ह्यूमन बीइंग इनैक्ट कर रहा है आइडियाज़ को। ओके, तो ये था सबसे मेन कंसेप्ट एंड आइडिया ऑफ एक्विनास महोदय। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ है, दे आर बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट द नेचुरल लॉ आज द हायर अथॉरिटी। एंड एक्विनास महोदय कहते हैं कि जो ह्यूमन लॉ है शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉज, राइट। तो जो सोसाइटी के आधार पर इम्पोर्टेंट है वो नेचुरल लॉज और ह्यूमन लॉज, क्योंकि इसमें ह्यूमन बीइंग का पार्टिसिपेशन है। तो एक्विनास महोदय कहते हैं कि नेचुरल लॉ तो हायर अथॉरिटी है, देखा ना हमने अभी, फिर उसके बाद आता है ह्यूमन लॉ जो इनैक्ट किए गए। तो एक्विनास महोदय कहते हैं कि जो ह्यूमन लॉ है ना, ये इन अकॉर्डेंस विद द नेचुरल लॉ होना चाहिए, नेचुरल लॉ के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते हैं जो ह्यूमन लॉज हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलर है कि वो इंश्योर करे कि हाँ, जो ह्यूमन लॉ बनाए जा रहे हैं, भाई जो रूलर होगा, जो गवर्न कर रहा होगा, राइट, उसकी जिम्मेदारी है कि जो हम लॉज को एक्ट कर रहे हैं, जो इनैक्ट कर रहे हैं लॉ, जो लॉ बना रहे हैं, वो किसके अकॉर्डेंस में हो, नेचुरल लॉ के अकॉर्डेंस में हो। गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आई होप कि अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, जहाँ पर हमने थॉमस एक्विनास के कंसेप्ट ऑफ लॉ को समझा, उनका क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एक्विनास, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट जो गवर्नमेंट है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है। एंड अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। प्लीज़ कीप शेयरिंग माई channel with others so that I can get more access among the students. So thank you so much. Bye bye, take care, see you in the next video.